हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग फ्रेंच बीन कल्टीवेशन करने वाले हैं, जो कि हमारे रबी क्रॉप में पल्सेस में 4th नंबर पे आती है। इसके बाद हमारा ऑयल से स्टार्ट होगा। फ्रेंच बीन, जिसे हम लोग कॉमनली राजमा के नाम से भी जानते हैं, हमारे घरों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें काफ़ी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। जैसे इसमें विटामिन ए, सी, ई और कुछ अमाउंट में कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन और कार्ब्स भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका कल्टीवेशन। साइंटिफिक नेम इसका फेसियोलस वुल्गैरिस होता है। ठीक है, इसको कॉमन नेम में कई जगह पे स्नैप बीन, राजमा, किडनी बीन या बीन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग बचपन में जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, प्रैक्टिकल करते थे, जिसमें हमें किडनी का डायग्राम बनाना होता था, अगर 3D मॉडल बनाना होता था तो वी यूज़ टू यूज़ किडनी बीन्स। ठीक है, क्योंकि इसका शेप काफ़ी हद तक किडनी जैसा होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n=22 होते हैं। आपको पता ही है ये दाल है, तो ये फैबिएसी यानी ये लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। इसमें ओरिजिन की बात करें तो ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन है। अब आते हैं हम लोग क्लाइमेट्स और सॉइल्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक रबी क्रॉप है, इसलिए इसमें जो हमारा क्लाइमेट है वो कूल एंड ड्राई क्लाइमेट हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है, ना ये शॉर्ट डे प्लांट होता है ना ये लॉन्ग डे प्लांट होता है, ये डे न्यूट्रल प्लांट्स होता है। ठीक है, कि इसमें इसको ज़्यादा सनलाइट आवर्स की आवश्यकता नहीं होती, इक्वल अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, और ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, खुद से इसका पॉलिनेशन होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 से 22 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। सॉइल तो अभी तक जितनी हमने रबी क्रॉप्स में देखा है, मोस्टली हमें लाइट सैंडी लोम सॉइल ही चाहिए होती है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, इसके ना दो वेराइटीज़ होती है, ये अभी हम पढ़ेंगे पीछे। एक होता है पोल टाइप, जो कि हम ऐसे पोल लकड़ी लगा देते हैं। जैसे मनी प्लांट दो टाइप से उगता है ना, एक तो छोटे वाले जो होते हैं वो आप पौधों में लगाते हैं और वो बुशेस के फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं, और दूसरा आप अपने घर में एक डंडा सा उसमें लगा देते हैं अपने पौधे में, और फिर जो आपका प्लांट है वो उसके ऊपर उसकी बेल जो है वो चढ़ती जाती है, फिर उसका ग्रोथ होता है। तो उस टाइप को पोल कहते हैं, पोल टाइप, और जो बुशेस में होता है उसको बुशेस टाइप। तो इसमें भी हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। और हम इसमें क्लाइमेट सॉइल की बात कर रहे थे, तो इसमें ना देखिए होता क्या है कि ये सैंडी लोमी सॉइल में रहता है और ये थोड़ी सी भी एल्किलिटी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर सॉइल आपकी थोड़ी भी एल्काइल साइड में हो जाएगी, ठीक है, उसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा या एल्किलिटी की तरफ जाएगा, तो आपका जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, उसके रूट्स जो है वो डिग्रेड कर जाएंगे। जो पोल टाइप होता है वो हाई रेनफॉल को टॉलरेंट होता है, बेटर देन बुशी टाइप। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, ये बुशी टाइप का एग्जांपल है। सीड रेट की अब बात करते हैं, तो इसमें 120 से 140 केजी पर हेक्टेयर हमारा सीड दर होता है। मेथड ऑफ सोइंग पीछे हमने पढ़ा था, सेम वैसे ही। इस पर आप ब्रॉडकास्टिंग और प्लैंकिंग कर सकते हैं, या फिर आप ड्रिलिंग कर सकते हैं मैनुअली, या मशीन्स के थ्रू सीड ड्रिलिंग सोइंग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे। तो ये जो है वाइडली ग्रो किया जाता है वेजिटेबल के तौर पे भी। यंग पॉट्स जो होते हैं उनको हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, या फिर इसकी जो ड्राई सीड जो निकलती है उसको पल्सेस के तौर पे यूज़ करते हैं। ये देखिए ऐसे यंग पॉट्स तोड़ के हम इनको वेजिटेबल के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर मैं आपको अभी सीड्स दिखाऊंगी इसके, उसे ड्राई करके एज अ पल्स भी यूज़ किया जाता है। अगर कंटेंट की बात करें, न्यूट्रिशनल कंटेंट ही, तो इसमें 1.7 ग्राम प्रोटीन होता है, 4.5 ग्राम कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ साथ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर AFOA क्वेश्चंस वगैरह में ये आया हुआ है कि कौन सी जो दाल है जिसमें विटामिन A, C, E पाया जाता है, तो वो होती है हमारी राजमा, फ्रेंच बीन। ये जो ड्राई बीन्स होते हैं इसके, वो प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बताया टाइप दो होते हैं, लेकिन अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो इसकी 4 मेजर स्पीशीज़ है जिसे कि कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, एक तो वुल्गैरिस है, फ्रेंच बीन, एक कोकिनियस है, कोकेन नहीं, ठीक है, कोकिनियस, जिसको हम रनर या स्कारलेट बीन भी बोलते हैं, लुटानस, जिसका और मतलब घरेलू नाम कह सकते हैं, कॉमन नेम लीमा
बीन बटर बीन या फिर मेडागास्कर बीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेडागास्कर से में ज़्यादा उगाई जाती है, वहाँ से ओरिजिनेटेड बीन है। या फिर लेटिफोलियस, जिसको हम टेपरी बीन्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो एंड्स होते हैं ना, जो एंड पोर्शन होता है वो टेपर्ड होता है। ठीक है, ये आपको दिखा, ये हो गया। हम इसको वेजिटेबल्स के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं, और ये हम इसका ड्राई सीड को पल्सेस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब आता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो कंट्री जिसमें फ्रेंच बीन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो है ब्राज़ील, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स में जो है उगाया जाता है। इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, अगेन इम्पॉर्टेंट, और फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी, नीलगिरी, तमिलनाडु, या फिर केरला के पलनी एरियाज़ में, या दार्जिलिंग में इन वेस्ट बंगाल ग्रो किया जाता है मेजॉरिटी में। फिर हम बात करते हैं वेराइटीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी 2 वेराइटी होती है। एक बुशी टाइप या ड्रॉफ वेराइटी, ये जो है मतलब छोटे हाइटेड होंगे, ज़्यादा बड़े हाइटेड नहीं होते हैं। ठीक है, इसके वेराइटी के एग्जांपल है पूसा पार्वती, पूसा अनुपमा, पंत बीन 2, अकरा कोमल, TKD1, KKL1। इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं ये। वही क्लाइंबिंग टाइप या पोल टाइप का जो वेराइटीज़ होती हैं वो हैं SVM1, RCMBF1, आज़ाद राजमा 1, पूसा हिमलता और लक्ष्मी। ठीक है, फिर अब जो हमारा मेन कल्टीवेशन का स्टेप्स हैं उस पे आ जाते हैं। सबसे पहले फील्ड की प्रिपरेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आप जैसे हमने पीछे अभी तक करते आ रहे हैं, प्लोइंग, हैरोइंग और प्लैंकिंग करके, और कन्वीनियंट साइज़ में आपके पास कितना प्लॉट है उस हिसाब से आप उसे रिजेस, फरो और बेड सीड उसका बना देंगे। सीड रेट और स्पेसिंग की बात करें तो जैसे मैंने बताया 2 वेराइटीज़ है, तो उनकी अलग अलग स्पेसिंग है और अलग अलग सीड रेट है। अगर आप बुश टाइप ग्रो कर रहे हैं तो आपको 45x45 का स्पेसिंग रखना पड़ेगा, और सीड रेट जो है वो 60 से 65 kg पर हेक्टेयर रखना पड़ेगा। वहीं अगर आपका पोल टाइप है तो 1 मीटर अपार्ट उसको रखते हुए आप 3 से 4 प्लांट्स पर हिल ग्रो करेंगे, और उसका सीड रेट 25 से 30 kg पर हेक्टेयर होगा। देखिए, अब यहाँ पे क्या चीज़ है एक्चुअली में, कि अगर आपसे पूछा जाए कि बुशी टाइप में कितना सीड रेट है तो ये बताइएगा, पोल टाइप ये, लेकिन अभी हमने जो आगे पढ़ा था ये एवरेज सीड रेट है इसका, वुल्गैरिस का। ठीक है, अगर आपसे जस्ट क्वेश्चन में पूछे कि फ्रेंच बीन का सीड रेट क्या है तो इट विल बी 120 to 140 kg पर हेक्टेयर। बट आपसे अगर स्पेसिफिक इसका पूछा गया है तो आपको लिखना पड़ेगा बुश टाइप का अलग, पोल टाइप का अलग। ठीक, फिर आता है हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो वही सॉइल को जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे फील्ड को, उसी टाइम पे आप FIM 10 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास डाल सकते हैं। मोस्टली 12 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको लिखा मिलेगा। NPK की रेशियो तो 100:60:20 kg पर हेक्टेयर NPK आप अप्लाई कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड है। या बेस्ट ये होता है कि आप अगर प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो अपने सॉइल का एक बार सॉइल टेस्ट करा लें, क्योंकि कोई और अगर उसमें सॉइल में आपके न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो वो उसे फुलफिल कर सकते हैं आप फिर बाद में, वरना ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक कि सिम्टम्स उसके डेफिशिएंसी शो ना हो, और उससे फिर यील्ड कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो ही जाती है। ये देखिए, अब ये जो ये डंडे हैं ना, ये सारे, इनके ऊपर इसकी लताएं ग्रो करेगी जैसा कि कर भी रही है, और इसको हम पोल टाइप या क्लाइंबिंग टाइप बोलते हैं। और इससे पहले जो मैंने 2 दिखाए थे वो हमारे बुशी टाइप थे, या ड्रॉफ टाइप भी जिसे कहते हैं। फिर आता है वाटर का मैनेजमेंट। तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, 1-2 सप्लीमेंटल इरिगेशन जो है वो काफ़ी है। ठीक है, और बाकी वही इरिगेशन होती है उससे काम चल जाता है। अब इसे ना एक्चुअली में, क्योंकि वही ये पल्सेस है, तो इसे कई जगह रबी क्रॉप्स की तरह पे और कई जगहों पे समर क्रॉप के तौर पे भी ग्रो कर दिया जाता है। तो अगर आपने रबी क्रॉप की तरह इसे ग्रो किया है, मतलब रबी सीजन में किया है, तो 8 से 10 डेज़ के इंटरवल पे आपको इरिगेशन करना होता है। और वहीं अगर आपने समर क्रॉप की तरह इसको ग्रो किया है, तो मतलब समर सीजन में ग्रो किया है, तो 5 से 6 डेज़ के इंटरवल पे आप इरिगेशन करते हैं। वीड मैनेजमेंट, तो हैंड वीडिंग और होइंग इनिशियल डेज पे कंट्रोल करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। लेकिन वही अगर आप केमिकल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप प्री इमरजेंस के तौर पे पेंडामिथेलिन यूज़ कर सकते हैं 1 किलो पर हेक्टेयर। कब, तो 1 से 2 दिन बाद आफ्टर सोइंग। ठीक है, 1 to 2 days आफ्टर सोइंग आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो भी किया जाता है वीड मैनेजमेंट के लिए,
वो बेस्ट माना जाता है सीरियल्स और लेग्यूम्स का। मैंने आपको पीछे भी ये बात बताई थी। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, अब लास्ट पॉइंट हमारा। तो ओवर राइपनिंग से फ्रेंच बीन में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। ठीक पीस में भी मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी कि अगर आप जाएंगे कि सबको आप मेच्योर करें, मतलब एक एक आपका जो है, तो कुछ जो मतलब एक एक आपके जो पॉड्स है उन सबको आप मेच्योर करने लगेंगे, तो कुछ तो पहले मेच्योर हो जाएंगे और दूसरों के मेच्योर होने तक उनकी ओवर राइपनिंग हो जाएगी और फिर वो ख़राब हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका जो यील्ड है उसमें लॉस हो जाएगा, आपको उतना ज़्यादा नेट आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है। स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग वन वे होता है, जो मैंने आपको पी बीन कल्टीवेशन में अच्छे से समझाया था, और ऐसा कुछ आपका एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है। सीड जर्मिनेशन इन 3 to 4 days आफ्टर सोइंग एंड प्लांट फ्लावर्स इन 4 weeks एंड पॉट्स आर रेडी टू पिकल 10 to 15 days आफ्टर फ्लावरिंग। क्या बोला मैंने कि सीड जो है वो 3 से 4 दिन, सोइंग के 3 से 4 दिन के बाद आपका सीड जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा और 4 हफ्ते बाद उसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी और उस फ्लावरिंग के 10 से 15 दिन के बाद आपके पॉट्स रेडी हो जाते हैं, आप उसकी पिकिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंच बीन में क्या एक एडवांटेज होता है कि आप उसकी एक नहीं 2-3 या उससे ज़्यादा अप टू 5 हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, और अभी तो कुछ ऐसी ऐसी वेराइटीज़ भी डेवलप्ड हो रही है जिसका 7-8 टाइम तक आप पिकिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो वही एक होती है आपकी, बताया मैंने, बुशेस वैरायटी। अगर आप की बुश वैरायटी है तो आप उसमें से एक बार में 2 से 3 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी पोल वैरायटी है तो आप 3 से 5 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ठीक, करना क्या है, आपको कट कर देना है इंटायर पार्ट को, प्लांट का जो पार्ट है, उसके बाद उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, उसको आप ड्राई करेंगे, उसमें सफाई, वो जो ट्रैशिंग करते हैं वो करेंगे और उसको क्लीन करके स्टोर करने ले जाएंगे। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोर करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि मॉइस्चर 8 से 10% ही हो। ठीक है। जितनी भी हमने पल्सेस पढ़ी हैं उन सब में मॉइस्चर हमें 8 से 10% मेंटेन करके रखना होता है, और वहीं कुछ दूसरी हमने जो रबी क्रॉस पढ़ी थी उसमें 12% मॉइस्चर मेंटेन करके रखना था। फिर यील्ड की बात आती है, तो बुश वाले टाइप के जो होते हैं हमारे ड्राफ्ट टाइप्स, उनमें 8 से 10 टन पर हेक्टेयर हमें यील्ड मिलता है, और वही जो हमारे पोल टाइप या क्लाइंबिंग टाइप होते हैं उसमें 12 से 15 टन पर हेक्टेयर हमें यील्ड मिलता है। ठीक है, इतना ही था फ्रेंच बीन में, छोटा सा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, रॉकेट साइंस। ये सारा सब्जेक्टिव वे में इंपॉर्टेंट है, और सर जितने एग्जाम्स आते हैं उन सब का मटेरियल यही है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाता है, और अगर कुछ क्वेश्चंस जो मुझे बाहर के लगते हैं वो मैं आपको पोल क्वेश्चंस में पोस्ट कर देती हूँ कि जो ये मैंने नहीं पढ़ा है पर ये आ जाता है या प्रीवियस ईयर में आया है किसी एग्ज़ाम में। तो ठीक है, और फिर भी एक बार आपको मैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर शॉर्ट समराइज़ करके बताना चाहूँ तो देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सबसे पहले साइंटिफिक नेम। ठीक है, फेसोलियस वुल्गैरिस, इसको स्नैप बीन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट, और किडनी बीन। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, फैमिली ध्यान रखिएगा एकदम, फेबिएसी और लेग्यूमिनेसी। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है और सेल्फ पॉलिनेटिंग, इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 से 22 डिग्री सेल्सियस, कांट विथस्टैंड एल्किनिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमन एवरेज सीड रेट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो 120 से 140। सोइंग मेथड, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में कि ये इसमें जो है विटामिन ए, सी, ई, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन और कार्ब्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। 4 टाइप का होता है, इम्पॉर्टेंट। ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा खेती ब्राज़ील में होती है इसकी, और इंडिया में बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। वैरायटीज़, तो कुछ वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर आता है हमारा फील्ड प्रिपरेशन, स्पेसिंग भी आपको ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 100:16 to 20 kg पर हेक्टेयर। एफआईएम तब सब में डाल रहे इसलिए उसको क्या इंपॉर्टेंट बोला जाए। वाटर सप्लाई में फिर आता है आपका प्री इमर्जेंस, ये आपको याद कर लेना चाहिए, अब तक तो हो जाना चाहिए कि कुछ हैं जैसे एट्राजीन हो गया या पेंडिमिथाइलिन हो गया, ये इंपॉर्टेंट वीड साइड्स हैं। ठीक है, वीडी साइड्स हैं। हार्वेस्टिंग में स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग ध्यान रखिएगा किन किन क्रॉप्स में हो रही है। और फिर कितनी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, हाँ, कितने मॉइस्चर पे से स्टोर करना है, एंड लास्ट यील्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग। फिर अब हमारा यहाँ पे पल्सेस ख़त्म हो गया, अब हम नेक्स्ट ऑयल सीड स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।